भारत पाकिस्तान घमासान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अफगानिस्तान से मार पड़ रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी यानी कि सिविल वॉर का माहौल है। तालिबान बेधड़क बेरोक टोक पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है। शेख रशीद उनके इंटीरियर मिनिस्टर जो है पाकिस्तानियों के, वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि तालिबान हमारे यहाँ आते हैं। तालिबान की इकोनॉमी कुएं में चली गई। और दोस्तों आखिर बात, इतने लोन ले लिए पाकिस्तान ने कि हालत खराब है। लोन पे सूद देने के लिए तक लोन देना पड़ रहा है। लेकिन कश्मीर का बुखार पाकिस्तान के सर से नहीं उतरा। कश्मीर का बुखार दोस्तों, वही पुराना बुखार, वही पुराना चूरन जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इतने सालों से ये लोग बेचते आ रहे हैं। आप देखिए इमरान खान ने क्या जाके बोला। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर भी बोलते हैं, वहां पे जाके इमरान खान के क्या बयान थे। आप बयान सुनिए इमरान खान के। उसके बाद मैं अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अपने मेहमानों से तारुफ करवाऊंगा और इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको असल बात कहना आया हूं कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। ये जो कश्मीर के लोगों ने अपनी आजादी की जद्दोजहद 100 साल से भी पहले शुरू की थी, डोगरा हुकूमत के खिलाफ कश्मीर के लोग बार बार खड़े हुए अपनी आजादी के लिए। ये बड़ी पुरानी जद्दोजहद है। तो जिस कौम ने इतनी कुर्बानियां दी हो अपनी आजादी के लिए, उस कौम को हमेशा हक मिलना चाहिए कि जो वो चाहे, जो वो चाहे, जो वो कौम चाहे, ये फैसला वो कौम करेगी। ये कश्मीर के लोग फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि ये आपको मौका मिलेगा और आप खुद फैसला करेंगे। तो दोस्तों आपने सुना क्या इमरान खान साहब ने बोला है। पहुंचे और गरजने लगे कि मैं रेफरेंडम करवाऊंगा, मैं प्लेबिसिट करवाऊंगा, पता नहीं क्या क्या करवाऊंगा। पहले मैं अपने गेस्ट का, मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊं। भारत का पक्ष रखने के लिए हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं सुशील पंडित जी। सुशील भाई जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमर चीमा साहब, मेरे बचपन के साथी, चीमा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, बड़े दिनों के बाद आप दिखे। एंड आरजू काजमी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम मैम। हम शुरू करते हैं चीमा साहब से, एज यूजुअल माय फेवरेट। चीमा साहब एक बात बताएं मुझे, आपने खान साहब का बयान सुना जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, आप लोग जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उधर जाके कि मैं रेफरेंडम करवाऊंगा और मैं दोबारा करवाऊंगा, तिबारा करवाऊंगा। उन्होंने डोगरा हुकूमत को भी बीच में घसीट लिया कि डोगरा हुकूमत, उनको ये नहीं पता कि डोगराओं से पहले वहाँ पे सिख भी रहे थे, वहाँ पे मुगल भी रहे थे। और शाहमीर जो पहला मुसलमान रूलर था कश्मीर का, शाहमीर जो पहला मुस्लिम रूलर था, वो कश्मीर का था ही नहीं। आज तक 1947 के पहले आज तक किसी कश्मीरी मुस्लिम ने कश्मीर पे राज नहीं करा। एक मैं जरा किताबें भेजता हूं फिर खान साहब को ना, पढ़ने लिखने का पता नहीं रिवाज है कि नहीं आप लोगों के। अच्छा चीमा साहब एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। इतनी मुसीबतों में पाकिस्तान घिरा हुआ है इस वक्त, आप खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कहते हुए, ये नया महाज क्या खोल रहे हैं वहां पे? लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। चीमा साहब। मेजर साहब बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूं कि ये जो इमरान खान की स्टेटमेंट है रेफरेंडम के हवाले से, इसके दो एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि पाकिस्तान शुरू से कह रहा है कि हम कश्मीरियों को अलाउ करेंगे, वो जो चाहते हैं, वो जिस तरह रहना चाहते हैं, अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत रेफरेंडम हो या वैसे रेफरेंडम हो, हम जिस तरह कश्मीरी खुश होंगे हम वो करेंगे। ये पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। दूसरा यह है कि इमरान खान थोड़े परेशान है, और वो परेशान इसलिए है कि इमरान खान की जो गुड गवर्नेंस
गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में, उस तरह जो डिलीवर करना था वो नहीं कर पा रहे, और पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो बहुत अच्छे जलसे कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो इमरान खान को यह है कि मैं इस तरह के पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स लूं जिसमें उन्होंने रेफरेंडम का जिक्र कर दिया। सो मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल रेटरिक के अलावा कुछ भी नहीं है। जब पाकिस्तान ने ये कहा है कि कश्मीरी अपनी मर्जी से रहे तो उसमें रेफरेंडम भी आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ये इमरान खान साहब की एक परेशानी है उनके लिए कि वो चाहते हैं कि ये ना हो कि मेरी मरकज़ में हुकूमत हो और ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ बन जाए कि कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है वो मेरी ऑपोजिशन आ जाए। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक 2023 के इलेक्शन के लिए उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि जो बंदा कश्मीर का इलेक्शन हार गया वो कल को 2023 का इलेक्शन कैसे जीतेगा। सो ये जो इमरान खान साहब कर रहे हैं ये सारी की सारी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स हैं जो वो समझते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अच्छे हैं। अदरवाइज इमरान खान को पता है कि कश्मीर के ऊपर कश्मीरियों को जो हकूक मिल रहे हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं, वो पाकिस्तान कोशिश तो करता है लेकिन ऑब्वियसली कश्मीरियों को जीतने के लिए इमरान खान कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो इमरान खान शायद जीत भी जाएंगे क्योंकि रवायत यही रही है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वही कश्मीर में हुकूमत बनाता है। सो इट्स नॉट जस्ट मोर देन अ पॉलिटिकल रेटरिक एंड अ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट। जी मैं कुछ और बात करना चाहूंगा। जनरल जीडी बख्शी सर, मैं आपके पास जाता हूं और फिर पंडित जी मैं आपके पास भी आऊंगा। जनरल जीडी बख्शी सर, काफ़ी पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है कि जो एरिया उन्होंने घेरा था 1947-48 में, पहले ट्राइबल रेडर्स भेजे, उसके बाद अपनी रेगुलर आर्मी भी भेजी, मोस्ट ऑफ इट इज़ एक्चुअली जम्मू सर, मोस्ट ऑफ इट इज़ जम्मू। इसलिए वहाँ पे कोई कश्मीरी तो बोलता नहीं, और जो थे थोड़े बहुत उनको भी फारिग कर दिया उन लोगों ने जो बोलने वाले थे। मोस्ट ऑफ इट इज़ जम्मू, दैट अदर साइड, वेस्टर्न साइड सर। मेरा आपसे सवाल है सर कि ये इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स, इतनी परेशानियां हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान में कश्मीर का एक ब्रांड रिकॉल है सर, एक ब्रांड रिकॉल है कश्मीर का कि आप कश्मीर बोलें तो लोग 1 मिनट रुक जाते हैं। ये ब्रांड रिकॉल क्या है सर, जरा आप 2 मिनट में ये समझाएं कि व्हाई दिस ब्रांड रिकॉल, ऐसा है क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह के लिए जो उसमें से 99% लोगों ने देखी भी नहीं है कभी सर, ना कभी देख पाएंगे, वो कभी देखी नहीं उन्होंने। तो ऐसा कैसा सपना बेच दिया पाकिस्तान के रहनुमाओं ने, पाकिस्तान के जो कायदीन थे, ऐसा सपना पूरी पाकिस्तानी कौम को बेच दिया कि साहब एक दिन कश्मीर हमारा होगा। वो एक दिन कब आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक दिन। व्हाई दिस ब्रांड रिकॉल सर? गौरव, यू आर वेरी राइट, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने तब से, जब से पाकिस्तान का इजाद हुआ है, पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है, तब से अपने लोगों को एक अफीम चढ़ा रखी है कि साहब एक दिन हम जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा ले लेंगे, वहाँ के डोगरा रूलर्स की ऐसी तैसी करेंगे जो, और लद्दाख के भी उसको हम साथ में लपेट लेंगे। ये जो एक अफीम चढ़ा रखी है ये बड़ी काफ़ी पोटेंट ये एक हो गया है। जैसे आपने कहा ब्रांड वैल्यू की वजह से कि कश्मीर का नाम लेते ही आप लगते हैं कि आप कोई फाउंडेशनल वैल्यू रेज कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि दुनिया ये घिसा पिटा राग सुन कर तंग आ गई है। आपको याद होगा कुछ साल पहले यूएन ने भी कह दिया था साहब ये मसला लेट द 2 कंट्रीज सॉर्ट इट आउट, इट्स नो लॉन्गर अ यूएन मैटर, यहां तक कह दिया। लेकिन हर साल एज अ रिचुअल प्राइम मिनिस्टर इनके पहुंच जाते हैं यूएन जनरल असेंबली में, वहां पे रेंकने शुरू हो जाते हैं। नाउ टेक द लेटेस्ट हैंड, यू नो, एज अ प्राइम मिनिस्टर वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। क्या वो जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि हम कश्मीर को, जो भारत, जहां पे भारत है इस वक्त, हमारा जो कश्मीर है उसको ले लेंगे और वहां वो कराएंगे, क्या कहते हैं ये, प्लेबिसाइट, रेफरेंडम। हाउ विल यू डू इट? व्हाट आर द मैकेनिक्स? Will the Pakistani army come and take Indian Kashmir? Can you even dream of it? जी आप बात क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जनरल बख्शी सर, रेफरेंडम का वहां पे कंडक्ट कराएंगे? जी बिल्कुल सर, that is our territory. एब्सोल्युटली सर, देयर इज नो डाउट, कोई शक शुबा नहीं है इसमें। आई थिंक आरजू जी का थोड़ा सा ऑडियो खराब है।
मैं आरजू जी के पास थोड़ी देर में आऊंगा। चीमा साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। जो जनरल बख्शी ने बोला ना, मैं वही चीज आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, जंगें हो गई कश्मीर के ऊपर, टेररिज्म हो गई, यूनाइटेड नेशंस में जो बोलना था पाकिस्तान ने बोला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में जो पाकिस्तान ने बोला, लॉबिंग करी, जो करा, कश्मीर कमेटी बनाई, मौलाना फजल रहमान ने बड़े पैसे कमाए सर, लॉन्ग मार्च कर करके और कश्मीर के चलते बड़े मजे करे बहुत लोगों ने। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब कि अगर पाकिस्तान कश्मीर लेगा, जस्ट ह्यूमर मी, क्योंकि मुझे नहीं पता इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये कश्मीर लेगा कैसे सर पाकिस्तान, क्या होगा क्या? मेरा ख्याल है कि ये बड़ी सेटल्ड पोजीशन है, कोई माने या ना माने, ना हम आप वाला कश्मीर ले सकते हैं, ना आप पाकिस्तान वाला जो आज़ाद कश्मीर है वो ले सकते हैं। ये तो बड़ी सेटल्ड पोजीशन है, बाय फोर्स तो लिया नहीं जा सकता। जो होना है वो पॉलिटिकली होना है, वो किस तरह होना है वो फिर वक्त बताएगा। क्या दोनों ममालिक, जैसे कल जो करण थापड़ को इंटरव्यू दिया एनएसए पाकिस्तान के ने और कहा जनाब के 5 अगस्त से पहले आप जाएंगे तो बात होगी और ये सारी चीजें। सो जो बात होनी है वो तो पॉलिटिकली होनी है, लड़ के तो होनी कोई नहीं। और हमने लड़ाई तो आज तक वैसे हुई कोई नहीं, मैं मानते नहीं हूँ पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो, लड़ाई तो अब होगी, अगर हुई तब जाके जरा जो बड़ी मशीनरी है जो वो जरा चले तो पता चले कि किस मुल्क में कितनी ताकत है, कौन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों ममालिक की अफवाज और पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी मैच्योर है मेजर साहब। अब लड़ाई वाली बात नहीं है, वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन। दिस इज व्हाट वी टीच एंड दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। व्हेन टू कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्ड, वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन। पॉलिटिकली चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं, कैसे मैच्योर हो सकती हैं, दोनों ममालिक की अफवाज बड़ी मैच्योर है, जनरल्स बड़े मैच्योर हैं, और मुझे पता है इस चीज का कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं मेरे साहब। ये आप जो है लिख लें मेरी बात। ठीक है चीमा साहब, मैं आरजू काज़मी साहिबा के पास जाऊंगा, बिकॉज पंडित जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, जरा 2 मिनट आरजू जी बोल लें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा ना, ये चीमा साहब ने 2-3 चीजें बोली कि दोनों न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वॉर नहीं हो सकता। सर, कारगिल के वक्त भी दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे, कारगिल की लड़ाई हुई, तो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर अ लिमिटेड वॉर अंडर द शैडो of nuclear weapons or under a nuclear overhang. There is always scope. And that is what India's doctrine is all about. Pakistan is a nuclear weapon state, लेकिन shallow thrust हैं, जो भी हैं, बड़ा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक थ्योरी है इंडिया की कि वॉर मुमकिन है। दूसरी चीज चीमा साहब आपने बोला कि अबाउट मेच्योरिटी ऑफ द जनरल्स। चीमा साहब माजरत के साथ, इंडिया के जनरल्स तो मेच्योर हैं सर, पाकिस्तान के मैं सिर्फ 4 जनरल्स का नाम लूंगा, फिर आप बताएंगे कितनी मेच्योर हैं कितने नहीं मेच्योर हैं। वो तो दौड़ जाते हैं सर, वो दौड़ जाते हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस में 111 ब्रिगेड को एक्टिवेट करके कि चलो सब लोग फारिग। आरजू साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या समझती हैं इसके बारे में जो इमरान खान ने जो बोला। चीमा साहब तो कह रहे हैं रेटोरिक है, क्योंकि वहां पे नून लीग भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, और वहां पे जो आप जिस सूबे को आज़ाद कश्मीर, सूबा तो नहीं है वो, खैर आप लोग आज़ादी कहते हैं उसको, कि जो आपका आज़ाद कश्मीर जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, वहां पे चुनाव होने वाले हैं। आपको क्या लगता है इमरान खान कर क्या रहे हैं ये, और होगा क्या इससे हासिल जो आज तक नहीं हासिल हो पाया? बिल्कुल मेजर साहब, इमरान खान साहब कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ जो कहना चाहिए पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, वरना वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे चीमा साहब ने कहा कि जो पार्टी मरकज में हुकूमत बनाती है वही आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाती है, इसलिए कि जो लोग मरकज की गवर्नमेंट को लाए होते हैं वही आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी लाते हैं। ये यहाँ पर इलेक्शन का ड्रामा क्यों किया जाता है ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि जिसने आना होता है और जिन्होंने लाना होता है वो इलेक्शंस के बगैर भी आ ही सकते हैं। तो इसलिए ये इलेक्शंस जो है इसका कोई खास मतलब नहीं है, सब ऐसे ही एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। और साथ ये भी है कि जाहिर है इमरान खान साहब हर फील्ड में एक तरह से फेल हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, इस वजह से भी वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा जोश आए। वरना अगर आप मीडिया की बात अगर करते हैं या मीडिया देख के अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पे लोगों को कश्मीर की बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, और जो आप पहले कह रहे थे कि लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी को अपनी जैसे कहना चाहिए यूटिलिटी बिल्स और हाउस रेंट की फिक्र पड़ी है। ये कश्मीर का चूरन लेते लेते अब बिक नहीं रहा है, तो इसलिए अब ये चीज थोड़ी आगे बढ़ गई है और लोग इस बारे में इतना नहीं सोच रहे, उनको अपनी फिक्र पड़ी है। यहाँ पे जो हालत है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है,
उनके पास पैसे नहीं है, कोई काम नहीं है, तो जाहिर लोग वो देख रहे हैं, ना कि वो बैठकर ये देखेंगे कि कश्मीर इलेक्शन में हो क्या रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाइप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इमरान खान साहब क्योंकि कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए, फॉरेन पॉलिसी भी बुरी तरह से फेल हो गई है। अब चाइना भी नाराज है एक तरह से, हर नेबरिंग कंट्री जो है, जितने भी हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, वो सब भी पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स खराब चल रहे हैं। तो अब वो करें तो क्या करें, तो जाहिर है वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब वो कश्मीर के ऊपर गए हैं और कह रहे हैं कि जी हम कश्मीर को आजाद करेंगे या वो अपनी मर्जी से रह सकेंगे। ये चीज तो बहुत साल पहले इनको समझ लेनी चाहिए थी कि जो कश्मीरी हैं उनको उनकी मर्जी से रहने दिया जाए। जो असल में वहां के लोग हैं उनसे ना तो कोई बात करता है, ना उनको टीवी पे हम कभी देखते हैं बैठे हुए। लेकिन बाकी ये सब जो है, ये सब के सब जो है, इनके बहुत दर्द हो रहा है इनको कश्मीर का। मगर मैं फिर यही कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। और आगे भी आप यही देखेंगे कि पीटीआई ही आ जाएगी। जी आरजू जी, आजाद कश्मीर में भी। जी आरजू जी, मैं पंडित जी के पास जाता हूं, सुशील पंडित जी, और उसके पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने आपको आखिरी चांस दी, पर इंडिया में भी ऐसे ही होता है कुछ ना कुछ। जब कश्मीर के बारे में बातचीत करते हैं तो कश्मीरी को आखिरी में बोलते हैं कि भाई तुम भी बोल लो, थोड़ा सा वक्त बाकी है। तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, मुझे सबसे पहले आपको बोलना चाहिए था, ये मेरी गलती है पंडित जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा। यू शुड हैव स्पोकन फर्स्ट बिकॉज यू आर कश्मीरी। पंडित जी, आपके मैं बयान चाहता हूं इसमें कि क्या है, बात क्या है ये पूरी, इमरान खान क्या कर रहे हैं और वैली में, कश्मीर घाटी में क्या माहौल है, जो श्रीनगर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, वहां पे आपका क्या सेंसिंग है आजकल पाकिस्तान को लेकर? सबसे पहली बात, ये पाकिस्तान के दिमाग में ये खुमारी हो सकती है कि कश्मीरी बहुत तड़प रहे हैं, उनकी नजरें एलओसी के उस पार साफ साफ देख पा रही हैं कि वहां पे क्या बुरी हालत है। उन्होंने कश्मीर की जो दुर्गति की है, जिसको एक सांस में कहते हैं आजाद कश्मीर और फिर फटाफट कहते हैं पाकिस्तान वाला कश्मीर, यही सच है उसका कि आजादी का मुखौटा चढ़ाकर वहां पर पाकिस्तान ने अपने जॉइंट सेक्रेटरी की एड़ी के नीचे रख रखा है उसको। और ये जो कश्मीर में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं आजाद कश्मीर के, वो बाहर दरवाजे के बैठे रहते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उससे मिलने के लिए, वहां चिरौरी करने के लिए, भीख मांगने के लिए। ये हालत कर रखी है आजाद कश्मीर नाम दे करके उस इलाके में। पंडित जी, दूसरी बात जिस पर मैंने उंगली उठाई थी, प्लीज बोलिए। चीमा साहब कह रहे हैं कि जंगें अब नहीं हो सकती। मैं उन्हें याद दिला दूं कि जंग चल रही है। हमारे एक सिपाही ने कल आईईडी ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई है, इस देश के लिए बलिदान दिया है। ये जंग कैसे चलेगी, ये पाकिस्तान ने तय किया है। ये सीमा पर सेनाएं नहीं लड़ेंगी, इनके भेजे गए दहशतगर्द लड़ेंगे हमारी सीमा के भीतर। ये इस तरह की जंग होगी, ये पाकिस्तान ने तय किया है। लेकिन जंग चल रही है और उस जंग का कमांडर इन्होंने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का सदर सैयद सलाहुद्दीन बनाया है। उसके तहत इन्होंने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन रखे हैं और ये जंग जारी है। और इस बात की तस्दीक मेरे मारे गए भाई और बेटे जो फौजी वर्दी पहन करके कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं और आए दिन अपना बलिदान दे रहे हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं, वो करते हैं जी। आए दिन खून बहाकर हम लोग कश्मीर की हिफाजत करते हैं जी। और ये जंग आपकी जुबान में कमर चीमा साहब इंशाअल्लाह आपकी बर्बादी से खत्म होगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है बर्बाद हुआ जा रहा है कश्मीर का चूरन खा खा के। ये बदहजमी जो है अब आप ठीक नहीं होने वाली है। अच्छा पंडित जी को लेकर के जाएगी। नहीं पंडित जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं क्विकली चीमा साहब के पास जाऊंगा, चीमा साहब से 1 मिनट का कमेंट लेता हूं, उसके बाद जनरल जीडी बख्शी सर अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी सर, प्लीज गिव मी 1 मिनट सर, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं 1 मिनट के अंदर, फिर आरजू साहिबा के पास। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली अभी सुशील पंडित जी ने। सुशील पंडित जी ने यह बोला कि साहब एक जॉइंट सेक्रेटरी के सामने जो कि पाकिस्तानी सरकार का जॉइंट सेक्रेटरी है, वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के भीख, पाकिस्तान से भी कोई भीख मांगता है सर? ये आपने एक नया महाज खोल दिया, न्यू फ्रंट हैज बीन ओपन्ड। मतलब कि इतने बुरे हाल हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कि दे आर आस्किंग
पाकिस्तान फॉर हेल्प, दिस इज बियॉन्ड दिस थिंग बिलीफ। नाउ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं चीमा साहब कि एक जमाने में ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, अब तो इट हैज बिकम अ हार्डकोर मिलिट्री प्रॉब्लम। रेडिकल इस्लामिस्ट है वहां पे पिछले 30-40 साल से, हो तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन ये एक जमाने में जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लोगों ने बोला साहब पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा, बात कर लीजिए, रेफरेंडम होगा, प्लेबिसिट होगा, जो भी XYZ होगा, यूएन के अंतर्गत होगा ये। ठीक है चीमा साहब, इतना तो मैं सच बोल रहा हूं, इतना तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, राइट? इसी से बात हुई थी। पाकिस्तान ने इसको रिलीजियस फ्लेवर दे दिया, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्यों दे दिया आपने रिलीजियस फ्लेवर? उससे क्या फायदा हो गया? मेरे साहब पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की बुनियादी इस्लाम के नाम मजहब पे रखी गई है, तो कश्मीर कैसे मजहब से अलहदा हो सकता है? जब पाकिस्तान हमने हासिल इसलिए किया कि मुसलमान आज़ादी से अपनी मजहबी प्रैक्टिसेस कर सके, तो कश्मीर के लिए क्या हम कोई सेकुलर मॉडल लेके आएंगे? कश्मीर के लिए भी तो वही मॉडल होगा, एक बात। और दूसरी जो सुशील पंडित ने बात की, पंडित साहब जंग चल रही है, बिल्कुल चल रही है, आप टीटीपी को फंड कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी फौजियों को अफगान बॉर्डर पर शहीद किया जाए, यह जंग चल रही है। आप अफगानिस्तान में दाइश को फंडिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानियों को हमला किया जाए। सुशील पंडित साहब जंग चल रही है, लेकिन अगर आप भी तो आपका एक कॉन्सुलेट बंद हुआ है ना कश्मीर अफगानिस्तान में, अभी दूसरा बंद होगा और कल को आप एम्बेसी भी खोल करके वहां से निकलेंगे। सुशील पंडित साहब, अगर आपने इस तरह टीटीपी को फंडिंग की, आपने दाइश को अफगानिस्तान में फंडिंग की, तो मामला एक जैसे नहीं रहेंगे। हम बात करना चाहते हैं, हमें पता है कि पाकिस्तानी जनरल और इंडियन जनरल्स बड़े मैच्योर हैं, लेकिन अगर आप हमसे गोली की बात करेंगे तो हम भी फिर उसके आगे की बात करेंगे। ये अमन हम कहते हैं अमन करना है, लेकिन अगर आपकी कहीं पे तबीयत खराब हुई, आपने हमसे इस तरह आकड़ने की बात की, तो फिर उसी जुबान में बात करेंगे जिस जुबान में आप बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमन कह रहे हैं तो तुसी ओसले रौला पा दियो, गोली चल रही तो फलान चल रही है। मेरी ये अर्ज है, स्टॉप स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान वाया अफगानिस्तान। इंडिया को ये बस कर देना चाहिए। कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान कोई जहादी नहीं भेज रहा, ये एक इंडिजिनस स्ट्रगल है, और जिसको आपने बहुत हद तक फ्रैंकली मैं मानता हूं कि आपने दबा दिया स्ट्रगल को। लेकिन अगर आपने दाइश और टीटीपी को फंड करना बंद ना किया, तो आपने जो 2-3 कॉन्सुलेट और एम्बेसी अफगानिस्तान में ये भी बंद हो जाएंगी। जी पंडित साहब, बिल्कुल चीमा साहब, बहुत बढ़िया। और चीमा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाऊं, मैं चीमा साहब को थैंक यू बोलना चाहता हूं। इतनी देर के बाद चीमा साहब का इंजन गर्म हुआ है, अभी अब गर्म हुआ इंजन साहब चीमा साहब का। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। और कम से कम कबूल किया इन्होंने जी, नहीं हमारे काउंसिल्स अभी टेम्परेरी बिल्कुल बंद किए गए बिल्कुल, हैं, इसमें इन्हीं का हाथ है, कबूल किया इन्होंने। बिल्कुल सर, हाथ पैर सब, कोई दिक्कत नहीं। चीमा साहब कह रहे हैं एम्बेसी भी बंद करवा देंगे आपका। वेल डन चीमा साहब, वेल प्लेड। मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाता हूं। सर ये जो पूरा रिलीजन को लेकर इन्होंने बोला कि पाकिस्तान इन्होंने बनाया इस्लाम के नाम पे, ठीक है सर, तो बोला कि कश्मीर के लिए हम सेक्युलर मॉडल थोड़ा ना लाएंगे, कश्मीर में भी तो वही चलेगा। सही बात है, पाकिस्तान बनना था मुसलमानों के लिए अमन का गहवारा, पर लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई यह है कि मुसलमान ही मुसलमान के गले काट रहा है पाकिस्तान में सर। और पाकिस्तान में मुसलमानों ने ही मुसलमानों को इतना ज्यादा मार दिया है कि पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही हैं सिर्फ क्योंकि हिंदू तो इन्होंने पहले ही निपटा दिए वहां पे, सिख ना के बराबर हैं, तो वहां पे तो सिर्फ मुस्लिम्स हैं। तो पहले उन्होंने बोला कि ये काफिर ये मुसलमान, जब सो कॉल्ड काफिरों को निपटा दिया, फिर बोला कि तू अच्छा मुसलमान नहीं है, बुरा मुसलमान नहीं। अब आप एक दूसरे को मार रहे हैं सर। ये कब खत्म होगा पाकिस्तान में? आपको लगता है कश्मीर एक यूनाइटिंग फोर्स है जो शिया सुन्नी बरेलवी अहले हदीस 7er 12er देवबंदी इन सबको मिला देगी? क्या आपको लगता है कि कश्मीर एक एडेसिव फोर्स है जो पूरे पाकिस्तान को एक साथ खड़ा कर देगी? गौरव, आई एम वेरी हैप्पी आज जो कैंडोर से हमारे पाकिस्तानी गेस्ट्स आज बात कर रहे हैं। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द इनिशियल कैंडोर। सो गोइंग इन द सेम उसी राह में चलते हुए मैं एक बड़ा सीरियस इशू रेज हुआ है, और वो सीरियस इशू ये है कि एज पर जो पाकिस्तानी परसेप्शन जो मेरे को दिख रही है या दे आर ट्राइंग टू सेल, वो ये है कि साहब दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स हैं, स्टेटस को फ्रीज हो चुका है, और बिल्कुल जो है इस स्टेटस को में कोई चेंज नहीं आएगा। रेटोरिक होगा, बड़ी बड़ी बातें होगी, ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा आई थिंक वी नीड टू डेलिब्रेट, क्योंकि मिसकैलकुलेशन ना हो जाए साहब। जब से न्यूक्लियर हम लोग पावर्स बने हैं,
आप याद रखेंगे कि दो बड़े मुज़ाकरात हुए हैं जो कि एस्कलेशन की तरफ गए हैं। एक तो 1999 कारगिल, 3 महीने जंग चली। चीमा साहब, यू आर अ मिलिट्री एक्सपर्ट, आई वैल्यू व्हाट यू आर सेइंग। 3 महीने जंग चली, क्या न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का कोई फर्क पड़ा? और हमारी तरफ से कोई 2.5 डिवीजन थी, आपकी तरफ से कोई 2 ब्रिगेड्स थी, ऑलमोस्ट आर्टिलरी थी, फिर बाद में और आए आपके ट्रूप्स, राइट? सो इट वाज क्वाइट अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट जो चला है। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है, डोंट मिसकैलकुलेट, बिकॉज मिसकैलकुलेशन बड़ी डेंजरस होगी। आपकी थिंकिंग ये है कि न्यूक्लियर बैकड्रॉप में लगातार एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है। यू कैन कीप पुशिंग द एनवेलप, कश्मीर को लेके, अफगानिस्तान को लेके, आप अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लें। हमारी प्रॉब्लम अफगानिस्तान में यह है कि जहां आप ऑक्यूपाई करेंगे तालिबान के फ्रंट बनाकर, वहां पे सारे ट्रेनिंग कैंप्स खुल जाएंगे जैसे पहले थे। और रॉबर्ट गेट्स जो फॉर्मर CIA का बॉस था, उसने एक बार हमको बताया कि साहब 45% of the terrorists operating in Jammu and Kashmir are either Afghans or have been trained there. We cannot accept it. आप कह रहे हैं आपकी कॉन्सुलेट खाली कराएंगे, आप कराइए साहब, कमबैक्स होंगे। एंड टू फाइट यू इन अफगानिस्तान, चीमा साहब, हमको अफगानिस्तान जाने की लोड़ नहीं है। आपका ईस्टर्न फ्रंट है, हमारी सारी फौजें, स्ट्राइक कोर वहां पे तैनात है। और हमारा डॉक्ट्रिनल थॉट लाइन ये है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज स्पेस फॉर अ लिमिटेड वॉर बिटवीन द एंड स्पेक्ट्रल एंड्स ऑफ न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ, राइट? इसको मिसकैलकुलेट ना करें। आपकी सोच ये है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू पुश द एनवेलप, जी, ठीक है। और हमारी सोच यह है कि एसिमेट्रिक वॉर के जवाब में लिमिटेड वॉर हो सकती है with all the inherent risks of escalation. Be damned. Limited war. Absolutely. Because if you push us beyond the point, escalation होगी। बिल्कुल 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 साहब, आई एग्री विथ यू। मैं चीमा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चीमा साहब 30 सेकंड्स, फिर मैं आरजू काज़मी साहब के पास जा रहा हूं। 30 सेकंड्स। मैं ये कहता हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग की एब्सोल्युटली पॉसिबिलिटी है, और यही हमने पढ़ा है अपना जो आज तक, और बात भी यही होती है। हमने ये है कि इंडिया न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नो क्रॉस करे। पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है, लेकिन जो 3-4 चीजें पाकिस्तान के फॉर्मर जो DG स्ट्रेटेजिक कमांड थे उन्होंने बयान की हुई है एक इटालियन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए। अगर इंडिया वो करेगा तो फिर तो होगा। तो हमें पता है कि इंडिया कभी इस तरह की गलती नहीं करेगा। इंडिया बड़ा स्मार्ट खेलता है। वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने एसेट्स जो हैं वो यूटिलाइज करूं। सो आपको जो लो कॉस्ट वॉर है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। और लो कॉस्ट वॉर ये है कि आप अफगानिस्तान में तालिबान को फंडिंग कर रहे हैं, आप अभी TTP को फंडिंग कर रहे हैं, दाइश को फंडिंग कर रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे और पाकिस्तान मसरूफ रहे। पाकिस्तान जितना इंगेज रहेगा, आपके जो एसेट्स हैं, अमरुल्ला साले हो गया, हमदुल्ला मुहिब हो गया, तो आपको तो अड़ियां ते पंजे की ओचने जल साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीमा साहब। लेकिन मैं आरजू काज़मी साहब आपके पास जाऊंगा। जो इन्होंने बोला ना कि हम नहीं चाहते और हम अमन चाहते हैं और ये सब, आरजू काज़मी जी को जरा स्क्रीन पे लाइए। जो ये कहते हैं कि साहब हम अमन चाहते हैं। अगर आप अमन चाहते हैं तो सर फिर आपके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो पहले मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी थे, हिज हाइनेस द ग्रेट शेख रशीद, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं बाय द वे, एक वीडियो भी देखा, घोड़े पे सवार थे वो कश्मीर फतेह करने के लिए, वो चला नहीं पाया वीडियो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं चीमा साहब, वो कहते हैं कि बिरला मंदिर की घंटियां बंद हो जाएंगी, है ना। फिर वो कहते हैं कि साहब पाव किलो के बम हैं हमारे पास। ही मेंट टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस, ऑब्वियसली उनको इतनी अकल तो है नहीं, इतना नॉलेज है नहीं, लेकिन बोला कि नहीं पाव किलो के बिरला मंदिर की घंटियां। कोई कहता है कि हमारे पास एक ऐसा बम आ गया है कि जिसमें सारे हिंदू मर जाएंगे। तो सर आप ऐसी अगर बातें करेंगे तो क्या मैं आरजू काज़मी साहिबा आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं कि आप अमन पसंद हैं, आपको चैन चाहिए, अमन चाहिए, ठीक है, हमने आपकी बात फेस वैल्यू पर मान ली। लेकिन जब आपके सिटिंग मिनिस्टर्स न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं, न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं, तो क्या हमें उसका कॉग्निसेंस नहीं लेना चाहिए? क्या उसका नोटिस नहीं लेना चाहिए आरजू जी?
नहीं, मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब का नोटिस नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि ये भी उनकी स्टेटमेंट मौजूद है कि जब न्यूक्लियर एसिड्स जो है या न्यूक्लियर बम का जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो वो पाकिस्तान से भाग के दुबई चले गए थे yes. और दूसरे दिन तीसरे दिन वापस आए थे जब उनको लगा कि सब कुछ खैरियत है। ये चीज भी आपने उनकी देखी होगी, इंटरनेट पे मौजूद है। तो बिल्कुल असल में मेजर साहब मुश्किल काम करना चाहिए दोनों कंट्रीज को, और मुश्किल काम ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहना। जंग करना या स्ट्राइक करना या एक दूसरे पर अटैक करना बहुत आसान काम है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को चाहिए थोड़ा सा मुश्किल काम करें, और मुश्किल काम ये है कि एक दूसरे को जीने दें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाकी हमारे मिनिस्टर्स तो जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते, हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते, तो इसलिए भारत को भी नहीं लेना चाहिए और शेख रशीद साहब को तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जी पंडित जी, मैं आपके पास जाता हूँ ना, मैं ये लोग कहते हैं कि जियो और जीने दो वाला सिस्टम है। अब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को तो जीने नहीं दिया, उनके साथ रेप हुआ, जेनोसाइड हुआ, मार दिया, कत्लो गारत हुई सड़क पे। एक लेडी थी, उसके साथ इतना बर्बरता का सलूक करा, आफ्टर उसके साथ जो करा वो मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, उसके शरीर को आरा मशीन से आधे में काट दिया। और एक नहीं सर, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट ने करा, कश्मीरी पंडितों के साथ ये करा। मतलब ये पिछली शताब्दी में इतना, अगर मैं कंपेयर करूं, और कंपेयर करना गलत है मेरा और मैं माफी चाहता हूं, लेकिन फिर भी बता दूं, ये सिर्फ ज्यूज के साथ हुआ था, जो बाद में अब कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, इतना बुरा हुआ। और मुझे अभी भी शिकायत है इंडियन स्टेट से कि अगर वो चाहते, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, लाइव पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बाहर भी देख रहे हैं, अगर उस समय इंडियन स्टेट कुछ करता, इनडिसाइसिव नहीं होता, तो ये रुक जाता। आर्मी चीफ को एक फोन जाता कि जनरल साहब ये खत्म हो जाना चाहिए, और चीज खत्म हो जाती, क्योंकि इंडियन आर्मी में सलाहियत है, वो ढक्कन लगा देती इन सब चीजों में। पता नहीं कहां क्या डिले हुआ। तो ये सब कहना कि अमन हो, चैन हो, लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई कश्मीर में। कश्मीरी पंडित, अब मैं बता रहा हूं, वहां पे कश्मीरी जो बच्चा है, और मैं उस कश्मीरी बच्चा, मैं इंडियन जो हमारा कश्मीर है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस कश्मीरी बच्चे की भी गलती नहीं है, उसने कभी हिंदू देखा ही नहीं। ही हैज नेवर सीन अ हिंदू इन हिज लाइफ, क्योंकि मार दिया, सब भेज दिया वहां पे। अब वो बच्चा बेचारा पैदा हुआ है और उसकी गलती नहीं है, वो मासूम है, उसने देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कश्मीरी पंडित कौन है, विच काइंड ऑफ क्रीचर इज ही, ये है कौन। उसने सरदार नहीं देखे, सिख नहीं देखे, उसने ईसाई नहीं देखे, उसने किसी को नहीं देखा। उसने एक यूनिफॉर्म सी एक ग्रेनेस देखी है पूरे में, जहां पे कॉर्डन एंड सर्च होते हैं, जहां पे सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन होते हैं, जहां पे चेक पोस्ट, उसने यही देखा बेचारे ने। और उसकी भी गलती क्या है, बेचारे की गलती। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, आप बताइए, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं इसमें। पंडित जी, आपको क्या लगता है कश्मीर के पीछे स्पीच, में बार बार कश्मीर पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि इमरान खान ने स्पीच कश्मीर के बारे में दी थी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? गौरव साहब, सबसे पहले मेरी उस बहन का नाम था गिरिजा तिक्कू, जिसके बारे में आपने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म किया, मास रेप हुआ, और उसके बाद आरा मशीन पर जब वो जिंदा थी उसे काटा गया। ये बहुत लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ऐसी बर्बरता तो किसी के मतलब जहन में भी नहीं आ पाती है। इसको उन्होंने अंजाम किया, तो इसके ऊपर नाम लेना बड़ा जरूरी है, ताकि लोगों को असलियत के ऊपर थोड़ा सा विश्वास हो। यही बर्बरता सरला भट्ट के साथ हुई, यही बर्बरता प्राणा गंजू के साथ हुई। ये जिहादियों की बहादुरी है, ये निहत्थे लोगों पर, असहाय लोगों पर दल बल के साथ एक नहीं 10-10 लोग टूट पड़ते हैं, ये बहादुरी है। और ये जो जियो और जीने दो की बात यहां स्टूडियो में होती है, वहां पर जो अफीम चटाते हैं उसका नाम है शौके शहादत। वो कहते हैं मर जाओ, ये जिंदगी आपके लिए नहीं है, आपके लिए जो जिंदगी है इस जिंदगी के बाद वाली जिंदगी है, वो जीना है। तो मदरसों में और तकरीरों में और खुतबों में तो शौके शहादत चटाई जाती है, और टीवी शोज में कहने के लिए, लफाजी के लिए जियो और जीने दो कहा जाता है। अगर जियो और जीने दो ही आपने अपना हिक्म अमली है, तो फिर पाकिस्तान में ही बलोचिस्तान में जियो और जीने दो, गिलगित बाल्टिस्तान में जियो और जीने दो, बिल्कुल, सिंध में जियो और जीने दो। पंडित जी, मैं आपको माफी चाहूंगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन मैं सुशील पंडित जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं 100%। देखिए, जब आपके हीरोज, जब आपके नेशनल हीरोज गजनवी, गौरी, बाबर जैसे लोग होंगे,
तब आप अमल भी वही करेंगे जो आपके हीरोज हैं। आपके हीरो साइंटिस्ट तो नहीं है, एक को नोबेल प्राइज मिला, उसकी कवर कहीं मिलने को तैयार नहीं है। एक लड़की को नोबेल प्राइज मिला, उसको फेंक के लंदन में डाल रखा है, सर पे गोली मार के। तो जब आपके हीरोज गलत होंगे तब आप यही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और ज्वाइन करने के लिए। भारत पाकिस्तान घमासान। आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, कल कारगिल विजय दिवस है, 26 तारीख है कल कारगिल विजय दिवस है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद इन एडवांस, और अपने खास तौर से पाकिस्तानी गेस्ट्स उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कारगिल विजय दिवस की। हमारे साथ खुशियां जरूर मनाइएगा। मिलता हूं अगले हफ्ते। मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद।